हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की NCERT बेस्ड जो आपकी बुक है सामाजिक विज्ञान यानी SST की जो आपकी बुक आती है समकालीन भारत फर्स्ट। तो इसको हम देखेंगे, इसके प्रत्येक चैप्टर को हम सीरीज़ वाइज देखेंगे। आज आपके फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा, फिर सेकेंड चैप्टर आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको जब 9 के क्लास के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे SST मतलब ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद क्लास 10th की भी आपको जो है सीरीज़ प्रोवाइड करी जाएगी NCERT की। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो चैप्टर होगी उसकी एक तरीके की समरी मिलेगी ताकि आप कम टाइम में पूरे रिवीजन कर पाएँ और बेहतर ढंग से मैपिंग के द्वारा समझ पाएँ चीज़ों को। आप इस वीडियो को देखने के बाद जब अपनी बुक को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर होंगी और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। रटना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बार अच्छे से ध्यान देना है तो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए पहले हम इसके पूरे इंडेक्स को देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं आपके जो है 9th क्लास में। देखिए, हम ज्योग्राफी की बात करें 9th क्लास में जो है आपका फर्स्ट है, आपका भूगोल में दिया हुआ है समकालीन भारत कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, ये आपका बुक का नाम है। और उसमें चैप्टर फर्स्ट ही आपका है साइज एंड लोकेशन, मतलब भारत की का आकार क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल नेचर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत का भौतिक स्वरूप है। अफवाह है, क्लाइमेट्स है, मतलब नेक्स्ट आपका जलवायु है। अगला आपका दिया हुआ है जो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव हैं, जो है वाइल्ड लाइफ है, उसके बारे में पूरी चीज़ें हैं। उसके बाद पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के विषय में है। ये टोटल आपके दिए गए हैं चैप्टर क्लास 9 में NCERT की बुक में। तो इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे, हम एक सीक्वेंस से कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम ये स्टार्ट करेंगे आपकी कि साइज एंड लोकेशन। देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए ये वीडियो तो यूज़फुल है ही, क्योंकि आपको पता है कि हम जब कोई भी कंपटीशन तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम देते हैं तो NCERT बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके बेस के लिए। इस वजह से इस सीरीज़ को स्टार्ट किया जा रहा है। और खास तौर से ध्यान रखें कि ये कोई पूरा बुक आपको नहीं पढ़ना है, आपको हर एक चैप्टर में मेन चीज़ें क्या कही गई हैं, मेन चीज़ें आपको उसका निचोड़ कह सकते हैं मिलेगा, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप CBSE बोर्ड के हैं, अगर आपके मीडियम इंग्लिश है, हिंदी है, तो मैटर नहीं करता, आपको समझना है सिर्फ, बाकी बुक तो आपको खुद से पढ़नी ही होंगी। ठीक है, आपको इस तरीके से एक्सप्लेन होगा कि आपको चीज़ें समझ में आए। खासतौर से ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, विषय है कि एक तरह से वो तो साइंस है ही है। हम जब उसको मैपिंग के द्वारा चीज़ों को देखते हैं तो हमें चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। तो आपको रटना नहीं है, समझना है और हमेशा के लिए चीज़ों को याद रखना है। चलिए हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यदि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, यदि आप अभी सिर्फ 9th क्लास की NCERT को स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम मैप में उन चीज़ों को देखेंगे ताकि जब मैं आपको आगे चीज़ें बताऊँ तो चीज़ें आपकी क्लियर हों। ठीक है, हम इसके सेकंड मैप पे आते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ रखा है। ये आपका जो है पॉलिटिकल मैप है। हम सबसे पहले इस मैप को देखेंगे और हर एक स्टेट की लोकेशन देखेंगे और उसके कैपिटल को भी ध्यान में देखते हुए चलेंगे, ताकि जब आपको चीज़ें बताई जाएं तो आपको क्लियर समझ में आए कि कौन सी चीज़ें क्या हैं। जो भारत की अवस्थिति है वो है क्या, मतलब उसका लोकेशन क्या है, उसका आकार क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम पहले एक बारी को ये मैप को व्यूज़ करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पूरा मैप है, आप इसको आपके पास भी होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से टॉप से स्टार्ट करेंगे कि आप देख सकते हैं जब पहले हम मैप देखा करते थे तो ये पूरा जम्मू कश्मीर का भाग था। जब से आपका स्टेट पूरे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके जो राज्य हैं टोटल, इस समय टोटल स्टेट कितने हैं, तो 28 राज्य हैं आपके टोटल। और केंद्र शासित प्रदेश जो होती है जो है आपकी यूनियन टेरिटरी जो है आपकी, वो भी आपकी 8 ही है। तो ठीक है, तो 8 वो है और 28 आपके टोटल राज्य हैं। तो इस चीज़ को हम देखते चलेंगे। ठीक, एक तरफ से हम पहले देखें ताकि आपको चीज़ें पता चलें। आपको चित्र में पूरा मानचित्र में दिखाई दे रहा है कि ये भारत का मैप है। और यहाँ पे आप सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि जो भारत है उसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन से आपको दिख रहे हैं और कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो ऊपर देखेंगे आप अफगानिस्तान है। ठीक, ये आपका पाकिस्तान है, चीन है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे आगे यहाँ पे भूटान है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको ये बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। और यहाँ पर नेपाल है, नेपाल ये रहा। ठीक है,
ये नेपाल है। पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार आपका जो है यहाँ पर है। आपको इमेज में यहाँ पे व्यू नहीं है, लेकिन ये आपका नीचे म्यांमार है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले राज्यों को पूरा एक क्रम से देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ये लद्दाख है, लद्दाख, ये लेह है, देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश। देखिए उसकी राजधानी वहीं की वहीं लिखी है, मतलब कैपिटल लिखा भी है। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद से देखते चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये राजस्थान है, इसकी राजधानी ये लिखी हुई है जयपुर है। ये उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी ये लखनऊ है। उसके बाद मध्य प्रदेश का ये भोपाल है। गुजरात गांधीनगर, ये सारे आपको कैपिटल याद होने चाहिए अच्छे से। उसके बाद देखेंगे तो आपका ये बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। और उसके जस्ट नीचे चले आएंगे तो आपको यहाँ पर, अभी हम सेवन सिस्टर को बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा ये गोवा है, इसकी राजधानी क्या है, पणजी है, ठीक है। क्योंकि आप जब इसकी अवस्थिति को देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम सेवन सिस्टर में आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब इधर आएंगे तो आपको सबसे पहले इधर आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, ठीक है, मेघालय, मिजोरम है आपका, और ये त्रिपुरा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। सेवन सिस्टर इधर आती हैं। ये सिक्किम हो गया, एक ये अंगूठे नुमा होता है ऐसे बना हुआ, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि ये सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी हो। और ये देखिए ये जो उसकी राजधानी बाद में बना दी गई है, दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, दमन इसकी जो है राजधानी है। ये पहले अलग अलग थे, अब एक में हो गया है, ठीक। और ये जैसे भारत का आपका मैप होता है, कुछ चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए। इस साइड आपका क्या होता है, बंगाल की खाड़ी होती है। नीचे आपका क्या होता है, हिंद महासागर। और इस साइड आपका क्या होता है, अगर पूर्वी साइड को बात करेंगे तो आपके होते हैं जो है बंगाल की खाड़ी, और इधर देखेंगे तो अरब सागर, नीचे आपका हिंद महासागर। और ये श्रीलंका का भाग तो है ही है, यहीं पे पंबन द्वीप बीच में पड़ता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ओवरव्यू थी। अब हम मेन इसकी अवस्थिति और इसकी बात करते हैं तो चीज़ें समझ में आएगी। आपका है समकालीन भारत, और पहला चैप्टर इसका है आकार और अवस्थिति, ठीक। आपको एक ऐसे ही इमेज बताई गई है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ये चीज़ें आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ी होंगी, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ आपको एक ओवरव्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे पूरा एक तरह से ये पूरा आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है, बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी लैटिट्यूड लाइन होती हैं जो, और ये सब क्या चीज़ें होती हैं, देशांतर क्या है, अक्षांश क्या होती हैं, ये सब चीज़ों को हम सब पहले देखेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक गोला बना दें, ऐसे ही समझिए, और उसको बीच से हम कट कर दें तो एक आधा ऊपर हो गया और आधा नीचे हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इसे वर्टिकल रूप में से आधा कर दें तो आप देखेंगे ये एक साइड अलग हो गया और ये एक साइड आपका अलग हो जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम इसको गोलार्ध में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ये ग्लोब है, आप देख रहे हैं एक सर्कल है, इसको अगर हम बीच से माने और ये इसको 0 डिग्री मान लिया जाए तो ऊपर का क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध, इसलिए लिखा है उत्तर। नीचे का क्या होगा भाग, जो नीचे वाला हिस्सा आया है ये पूरा आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर क्या होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या है दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री इसको मान लिया गया है। तो अगर इसी तरीके से हम इस बीच वाले को अगर मान ले 0, ठीक है, तो आप अब इधर का भी एक भाग हो जाएगा और इस साइड का भी एक भाग होगा। तो जो इधर है आपका ये पूर्व में है, इसलिए ये पूर्वी देशांतर है, और ये क्या है तो पश्चिमी देशांतर है। और पहले बात तो ये समझ लीजिए कि जैसे ये कोई आपका ग्लोब होता है, जो आपकी इस तरीके से लाइनें जाती हैं, इसको हम अक्षांश कहते हैं, ठीक। ये अक्षांश लाइनें हैं। और जो आपकी ये वर्टिकल इस तरीके से आती हैं, ये आपकी क्या होती हैं, देशांतर होते हैं। तो अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, समझ में आ गया होगा। जो आप पढ़ते हैं आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ आपको इस इमेज में यही बताने की कोशिश करी गई है कि ये होता क्या है, ठीक है, कि ये लाइन है। और एक बात याद रखेंगे कि हम इस जो चैप्टर को क्लास 9th के जो एनसीईआरटी सिर्फ उसी पे बेस्ड चीज़ें हैं। तो आपको और चीज़ें जैसे इसमें और भी चीज़ें होती हैं, टोटल आपकी जो देशांतर होती हैं, फिर अक्षांश होते हैं, उसके बीच के जो डिग्रीज होते हैं, वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। जो सिर्फ इस चैप्टर में वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। इसमें वही चीज़ें अलग से दर्शाई गई हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। चूँकि हम इस चैप्टर का नाम ही है आकार और अवस्थिति, उसकी आकार क्या है भारत का और कहाँ पर वो स्थित है, एग्जैक्ट लोकेशन, उस चीज़ को हमें देखना है, ठीक है।
अब हम यहाँ पे बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि जो भारत है उसकी अवस्थिति क्या, मतलब वो किस आकार का है, तो चतुष्कोणीय है। देखिए 4 कोण है इसके, इस तरीके से बना होता है, ठीक है। सबसे टॉप बिंदु पूछा जाता है, सबसे नीचे वाला बिंदु होना चाहिए पूर्व बिंदु, और सबसे पश्चिमी बिंदु। तो इस तरीके से ये जो बना हुआ है, जैसे सारे महाद्वीप हैं आपके, तो एशिया महाद्वीप में ये पड़ेगा आपका। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर ही दिखाई देती है अगर हम मैप में देखें। और एक चीज़ अगर आपको ना पता हो तो आप ये भी जान लीजिए कि अगर हम इस तरीके से लाइन खींचे, चाहे जहाँ पर भी आप शुरू करते हैं, तो आपका जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है यहीं से शुरू हो जाता है। यहीं पे आपका हमेशा मैप में उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण कहाँ होता है, नीचे होता है, और यहाँ पे आपका पूर्व होता है, और ये पश्चिम होता है। आज मैंने इस चीज़ को बता दिया है, ये हमेशा याद रखेंगे, ये हमेशा आपको लागू होगा, ठीक है। आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर भी चीज़ें आती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये देशांतर और अक्षांश आपको पता ही चल चुके हैं। अब हम इसकी स्थिति की बात करें कि क्या है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ों को पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ लिखी हुई है। देखिए भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला पॉइंट है इसका मुख्य भाग, इसको पढ़ते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश, तथा जो है 68 डिग्री 7 मिनट मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। ये जो इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। अब इसको रटना नहीं, आइए हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये स्थिति आई कैसे है, ठीक है। देखिए आपको मैंने इसीलिए एक मैप बना दिया है ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए जैसे अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से अपना ये गोला खींचा हुआ है, मान लीजिए ग्लोब है, आप देखते भी होंगे ग्लोब पर, ठीक। अब हमने अभी आपको बताया कि अगर हम गोला है कोई ग्लोब, इस पर बीच से एक लाइन खींचे और उसको 0 डिग्री मान लें, तो ऊपर एक अंश होगा, एक नीचे, तो ऊपर क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे दक्षिण है तो ये दक्षिणी गोलार्ध होगा, ठीक है। तो अब हम बात करें, अभी आपने पढ़ा कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब ऊपर के साइड में है, ऊपर होगा। लेकिन अब ऊपर में भी कहाँ है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो अब इसके लिए पहले ही बताया गया कि जो इसका मुख्य भाग है, मेन है, जो 8 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तर से में है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, ठीक। तो पहले हम ये देखेंगे। अक्षांश लाइनें मैंने बताई कि इस तरीके से आपकी होती हैं, लैटिट्यूड से आपकी होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर करना बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है बार बार कि देशांतर कौन सा था और अक्षांश कौन सा था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे बात करें, 4 डिग्री और 4 मिनट हमें करना है, और हमें क्या करना है, अक्षांशीय, इस तरीके से एक पट्टी खींचा हमने। फिर दूसरा दिया हुआ है आपका कि उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश ये भी है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। अक्षांश था इसलिए हमने ऐसे लाइन करी। उसके बाद है आपका कि जो तथा जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से। अब हम पूर्व पश्चिम की बात करें तो जैसे ये गोला है, अगर हमको इस तरीके वर्टिकल रूप में कट कर दें तो इधर का एक भाग होगा, मैंने जैसा बताया, ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया, मतलब पूर्वी देशांतर हो गया, और इधर क्या हो गया, पश्चिमी देशांतर हो गया। तो उसी प्रकार से अब हम इधर के लोकेशन को देखें, अभी हमने इस तरीके से लाइन खींची थी, ये और ये, ठीक। अगर हम यहाँ पे कलर चेंज कर दें आपको समझने के लिए, अब देखिए अब हमें करना है 68 डिग्री 7 मिनट, हमें करना है क्या, हमें उत्तरी जो है आपका उत्तर में तो है ही पूर्वी देशांतर लाइनें खींचे। देशांतर कैसी होती है, वर्टिकल लाइनें हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे इंडिकेट करेंगे। ये आपका क्या हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट, और जो है 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें पूर्वी में हो गई। तो आप देखेंगे ये जो घेरा हुआ बॉक्स है, ये बीच वाला जो हिस्सा आपको मिला, ये अलग सा मिला हुआ है यहाँ पे, जो आपको मैंने स्काई ब्लू कलर से किया है। तो भारत की लगभग एग्जैक्ट लोकेशन यहीं पर आती है। इसी वजह से ये जो आप इमेज देख रहे हैं आपको बनाया गया था, इसीलिए इस तरीके से इसको इसी में से ये इमेज कट करके निकला है ताकि आपको समझ में आए। अगर आपने इस इमेज को समझ लिया तो कभी रटना नहीं पड़ेगा, हमेशा याद रहेगा कि भारत की स्थिति एक्चुअल में है क्या, ठीक। आप जब इमेज अच्छे से देखते हैं आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। देखिए कि एक रफली आइडिया के लिए ये इमेज और ये चीज़ें लिखी गई हैं, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है, हैंड राइटिंग अच्छे से लिखनी है, वो सारी चीज़ें आप खुद कर लीजिए, सिर्फ आपको यहाँ समझाने का काम है। आगे देखते हैं। ये उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये होता कैसे है, कि भारत की स्थिति यहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों है, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्क रेखा जो है 1.5 डिग्री
23.5 डिग्री जो है भारत अंश पर भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका कहने का कुल मतलब ये है कि जैसे ये हमने अभी खींचा था, ये 20 से गोलार्ध था और हमने अभी बताया आपको, इस तरीके से आपने किया, और ये जो 2 पट्टी थी यहाँ पर है भारत। तो ये भारत जो बना हुआ है, अब ये कहा जा रहा है कि जो कर्क रेखा होती है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है 23.5 डिग्री पर। जैसे अब यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे खींचें, ये देखिए भारत के बीचों बीच है, न कि पूरे ये उत्तरी अक्षांश में अलग से नहीं है, लेकिन आप जब ग्लोब देखते हैं इस तरीके से तो बीच में आपकी जो होती है भूमध्य रेखा होती है, जिसको विषुवत रेखा कहेंगे, ये कर्क रेखा होती है, आपने पढ़ा होगा, नीचे मकर रेखा होती है। तो ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, इस बात को याद रखना है। और ये कितने डिग्री पर होती है, तो 23.5 अंश, ठीक है। ये इसको इस तरीके से भी 0.5 भी लिख सकते हैं आप, और अगर ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 डिग्री, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है इसमें एक फैक्ट है, देखिए जितनी चीज़ें आपके यहाँ मेंशन है ये आपकी बुक से ही हैं, तो क्योंकि हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं तो जो उसमें लिखे हुए थ्योरेटिकल पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, सन 2004 में, आपको पता होगा सन 2004 में सुनामी आई थी, तो सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था, मतलब डूब गया है। तो अगर जैसे हमने ये चीज़ देखी और पूछा जाता है सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम, मतलब यही बताया जा रहा है सबसे टॉप पर, ये जैसे ये भारत है बीच में, ठीक। अब हम इसको अगर अलग से देखें तो सबसे इसका उत्तरी बिंदु क्या होगा, दक्षिणी बिंदु क्या होगा, इसकी बात करें, ठीक है। तो हम इस मैप में वापस आते हैं, आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए जैसे ये भारत का मैप है, ठीक। अब ये पूछा गया सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो उत्तरी का मतलब ये है आपका सबसे टॉप पर, और सबसे दक्षिणतम बिंदु नीचे बात करें तो ऊपर जो होता है इंदिरा पॉइंट होता है, जो है आपका इंदिरा बिंदु दिया है, तो इंदिरा कॉल होता है ऊपर और इंदिरा पॉइंट आपका नीचे होता है। ये चीज़ें याद रखेंगे, वही इंदिरा बिंदु है। अब नहीं है वो, लेकिन वो जलमग्न है, मतलब डूब गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काम की चीज़ें हैं, कि जो देशांतरी स्थिति के कारण क्या होता है, सूर्य का उगना और सूर्यास्त होना जो होता है इसके समय में परिवर्तन होता है, और दूसरा है कि अक्षांशीय स्थिति के कारण दिन और रात की लंबाई में अंतर आता है। इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए जो आपके देशांतर होते हैं, देशांतर लाइनें मैंने ऐसे बताया है आपको होती है, इसके होने से सूर्य के उगने और जो डूबने की स्थिति है, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसके टाइम में चेंजिंग होती है। ऐसा क्यों होता है कि आप अक्सर सुनते होंगे कि जैसे कि 2 घंटे यहाँ पर सूर्य पहले दिखा, फिर वहाँ पे बाद में। तो सबसे पूर्वोत्तर राज्य हमारा कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अभी आपने यहाँ मैप में भी देखा था, सबसे पूर्वोत्तर राज्य हमारा कौन सा था, तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, जब अरुणाचल प्रदेश है तो अगर सूर्य उदय की बात करें तो सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में ही आपको सूर्योदय दिखाई देगा, ठीक है। ये मैप कंप्लीट यहाँ दिख नहीं रहा है आपको इमेज में, आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हर जगह की स्थिति अलग होती है, वही पूछ रहा है कि जो देशांतर लाइनें हैं हमारी वो क्या इफेक्ट देती हैं, और जो आपकी अक्षांशीय स्थिति है उसके कारण क्या अंतर आता है। तो जो देशांतरी स्थिति होती है उसके कारण आपको जो सूर्य का उगना, मतलब सूर्य उदय होना, सूर्यास्त होने के समय में परिवर्तन, अंतर नजर आता है, जबकि अक्षांशीय स्थिति के कारण दिन और रात की लंबाई अलग अलग होती है। ये बात आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे ये है, ऊपर आपका उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, बीच में ये है। कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध, मतलब उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने दिन रात होते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे 6 महीने दिन रात होते हैं। तो अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा आगे, इसी वजह से चेंजिंग आती है। अक्षांशीय जो लाइनें होती हैं, अक्षांशीय स्थिति होती है, उसके कारण क्या होता है, दिन और रात की लंबाई में जो है अंतर आता है, जबकि देशांतर लाइनें जो होती हैं, वर्टिकल लाइनें होती हैं, उसके कारण जो होता है सूर्य उदय होने और सूर्यास्त होने के समय में अंतर दिखाई देता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बात कर लें, ये आपने इमेज में भी देखा था, यहाँ पर आपका क्या था, लक्षद्वीप था। देखिए सीधी सी बात है, मैसेज को इमेज को बनाते हैं, ये आपका भारत की तरह बना हुआ है, ये चतुष्कोणीय है इसलिए बना होता है कि इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या, कौन सा पॉइंट है, ये आपका गुजरात है,
यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो तमिलनाडु होता है आपका। और अगर सिर्फ भारत की अवस्थिति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश वैसे आएगा, और सबसे टॉप की बात करेंगे तो लद्दाख आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब ये हो गया पॉइंट। तो हम बात करें कि नीचे आपका कौन सा 3 सागर है। इधर क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर होता है, और सबसे नीचे आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है। तो जो बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलता है बंगाल की खाड़ी में। जबकि अरब सागर में क्या मिलता है, लक्षद्वीप समूह मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है लक्षद्वीप और उसके लिए। और ये पूछा जाता है कि जो इसका आकार की बात करें, अब हम बात करेंगे इसके आकार की, मतलब जो भारत है की स्थिति हमें पता चल गई कि कहाँ है वो, ठीक है। अब हम ये जानेंगे उसके आकार के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भारत के कुल भूभाग का जो क्षेत्रफल है 32.8 मतलब 32.8 लाख, ठीक है, स्क्वायर जो है किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर होता है। और ये विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% 2.4% भारत का जो है पूरा क्षेत्रफल है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरे विश्व में इसको कंपेयर किया जाएगा तो सिर्फ 2.4% क्या है भारत का क्षेत्रफल है, जबकि इसका कुल भूभाग का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, ये आंकड़े एनसीईआरटी बुक की है इसलिए ऑथेंटिक है, ध्यान रखना है। और जो भारत है तो विश्व में 7वां बड़ा देश है, इससे बड़े 6 देश और हैं, ठीक है। उनको भी अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से देश हैं। फिलहाल आपको अभी ये देखना है कि 7वां बड़ा देश कौन सा है, तो भारत है। उससे बड़े 6 देश हमारे और हैं, 7वें नंबर पर भारत आता है। अब बात आती है यह स्थलीय सीमा। जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तटीय सीमा या कह लो या समुद्री तटीय सीमा, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान शामिल हैं, इन सबको मिलाकर उसकी पूरी लंबाई कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर है इसकी लंबाई। पहले हम आपको जलीय सीमा स्थलीय सीमा के विषय में बता दें कि ये होता क्या है। आइए हम मैप पे वापस चलते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखिए, स्थलीय सीमा का मतलब सीधा सा ये है कि सिर्फ स्थल से ही लगे हुए चीज़ हों, जहाँ पे जल ना मिले, जहाँ समुद्र ना मिले। तो देखिए, जैसे ये भारत का मैप आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये आपको हिस्सा, ये नीचे से पूरा आएगा और यहाँ से भी स्टार्ट करें, ये सब पूरा जलीय पार्ट है नीचे। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से लाइन ऐसे खींच दें और इसके ऊपर के भाग की बात करें तो ये पूरा आपका स्थलीय सीमा है टॉप का। लेकिन नीचे क्या है, ये सब जलीय भाग है। मतलब उड़ीसा क्या है, तट के किनारे पड़ रहा है, आपका आंध्र प्रदेश हो गया आपका, फिर ये त्रिपुरा है, ये पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र है, गुजरात की सबसे तट सीमा सबसे लंबी है, फिर गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। ये सारी कितने हैं, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, देख रहे हैं समुद्र से टच में है। मतलब स्थलीय सीमा से तो ऊपर में है, लेकिन जलीय सीमा दोनों से सीमा साझा कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप एक चीज़ और याद रखेंगे, देखिए यही आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, और ये अंडमान निकोबार, इन सब को मिलाकर वो दिया गया है आपका पूरा कितना है एरिया। याद रखना है इसको, स्थलीय सीमा अलग और जलीय सीमा अलग, दोनों याद रखना है। हम बात करें यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं, यदि आप क्लास 9 की हो तो भी, और आगे भी आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, दे दिया जाता है कि बताइए जो है कि ऐसे कौन कौन से राज्य, निम्नलिखित में से ऐसे कौन राज्य हैं जिसकी सीमा सिर्फ स्थलीय है, जलीय ना हो। तो जैसे आपको उड़ीसा दे दिया, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है मान लीजिए। तो आपको पता है कि उड़ीसा की जो सीमा है वो जल से भी टच में है, लेकिन ना ही उत्तर प्रदेश है, देखिए ना ही हरियाणा है, ना ही राजस्थान है, ठीक, ना ही मध्य प्रदेश। इनकी जो है स्थलीय सीमाएं हैं सिर्फ। तो आपको जब मैप की अच्छे से नॉलेज होगी, आपको ये चीज़ें इमेज को अच्छे से व्यू करना है, याद करना है, कैपिटल के साथ याद करना है कि पूरी राजधानियों का क्रम क्या है। एट रैंडम नहीं याद करना है, एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें कि लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। याद करिएगा, चीज़ें याद हो गई, मैप आपके पास होगा, इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से पूरा दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ये इमेज दिखाई थी, क्योंकि इसका काम आपको हमेशा पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले आपको वो लर्न होना चाहिए। बाकी चीज़ें अवस्थिति क्या है, कितने पे है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम आगे बात करते हैं, आपको
स्थलीय सीमा क्या है और समुद्र तटीय सीमा क्या है, एग्जैक्ट याद रखना है। और ये क्या होती है मैंने बता दिया। उसके बाद हम बात करेंगे उसके लंबाई और चौड़ाई की बात करें। आपने जैसे भारत को का भी मैप देखा होगा, ये लंबाई में भी है और ऐसे भी है, ठीक है। अगर हम ऐसे बात कर लें, देखिए इस तरीके से मैंने कहा था चतुष्कोणीय है। अब ये लंबाई में अधिक है, लंबाई इसकी कितनी है तो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है किलोमीटर में। और जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी यहाँ से ये कम है, कितनी है तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखने का बेस्ट तरीका है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए। ये लंबाई है, जैसा मैंने आपको लाइन खींची है, ये इसको याद रखेंगे कैसे, देखिए आप गिनती लिखते हो तो 1 2 और 3 आपने लिखा, लास्ट में 4 लिख दीजिए, याद हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक, अब हम इसी तरीके से इसकी चौड़ाई की बात करें ऐसे, तो अगर आपने मैथ पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि अगर हम 3 और 3 का मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो 9 आता है। कितने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया था तो 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2933 किलोमीटर। याद रखेंगे इस तरीके से। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, तो देश के क्रम याद रखेंगे जरूर से, ये सीक्वेंस में ही है। सबसे बड़ा कौन सा है, रूस, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का नंबर है। जो ये दिया गया है एक सीक्वेंस में है, बड़े से छोटे के क्रम में है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए पहले रूस है, कनाडा है, यूएसए, चीन, चाइना है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत का नंबर है 7वां नंबर है। ठीक, इसको याद रखेंगे। उसके बाद कुछ पॉइंट है, इसको ज़रूर से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। देखिए आप बुक पढ़िए, आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। कुल मिलाकर इस कथन का मतलब ये है कि जो भारत का विश्व के देशों से, अभी भी आप देखेंगे तो विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ से भारत का संपर्क बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और सबसे अच्छा किसके साथ है तो बांग्लादेश के साथ है। और बात करें तो पहले क्या था, स्थलीय सीमाओं की खोज थी। दर्रों के आपने सुना होगा कि ये यात्री आते थे पहले, अगर हम मुगल टाइम की बात कर लें या और पहले की, तो देखेंगे आप कि दर्रों से, पहाड़ियों से, पर्वतों से, उधर के रास्ते स्थलीय सीमा से आते थे यात्री। बाद में समुद्री सीमाओं की खोज हुई है। कुल मिला के ये चीज़ कहना चाह रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। अगले में दिया है, अगला पॉइंट है, सभी जितने पॉइंट है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सन जो है 1947 1947 से पूर्व, मतलब आज़ादी से पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। जो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय जो है भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। कौन कौन से थे, एक प्रांत था, एक रियासत थी। और वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। जो प्रांत था इसमें क्या था, वायसराय मतलब गवर्नर द्वारा जो नियुक्त होते थे अंग्रेज अधिकारी, वो प्रांतों का शासन करते थे। और रियासतों का शासन जो है स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासक की जो है प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से चलाई जाती थी। जैसे जो रियासतें थी, जो रियासत थी उसमें पैतृक थी, मतलब एक के बाद एक आता था कोई, उसके लिए कोई चुनाव नहीं होते थे, कोई नियुक्तियां नहीं होती थी। जबकि जो प्रांत थे वहाँ पर नियुक्तियां हुआ करती थी। एक इमेज के द्वारा यहाँ समझ सकते हैं आप। देखिए जैसे ये राज्य था, राज्य 2 टाइप के थे, एक रियासत थी, एक प्रांत था। रियासत की जो था मेन महारानी, आपने सुना होगा कि एक जेनेटिक चली आ रही है, वंशानुगत चीज़ें हैं, ठीक है, हेरेडिकल होता है, वही चीज़ था। महारानी थी, राजा को नियुक्त करती थी। ये क्या था, पैतृसत्तात्मक था, पैतृक आधार पे था। लेकिन प्रांत में ऐसा नहीं था। ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जो थे उनको चुना जाता था, उनके अनुसार जो है चीज़ें जो है रेगुलेट होती थी। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि मसालों का व्यापार और ये सारी चीज़ें बहुत ही पहले थी। जब पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे तो मसालों की वजह से ही आए थे। वास्को डी गामा जब आए थे यहाँ पर तो उन्हें मसाले, यहाँ की काली मिर्च और ये सारी चीज़ें, इलायची, ये सब पसंद आई थी, तो वो यहाँ से लेकर गए थे। ठीक है, तो मसालों का व्यापार रहा हो या और किसी चीज़ का, शुरू से ही भारत में होता चला आया है। उसके संबंध में कुछ चीज़ें दी हैं, इसको ज़रूर देखेंगे हम।
देखिए, मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि व्यापार के कारण बहुत सारे विदेशी यात्री हमारे भारत में आया करते थे। बहुत वर्षों से ही, बहुत पुरानी चीज़ें हैं ये। तो जब वो यहाँ आते थे तो यहाँ पर भी जितने हम लोग को हमारे भारत में स्थित मीनार हैं, गुंबद हैं, उसमें वास्तुकला में जो है विभिन्न देशों, विभिन्न भागों के जो है कला आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका डेवलप सिर्फ यहीं हुआ है। बहुत सारे जो यात्री आए थे उनके सजेशन पे कह लीजिए, या वहाँ की चीज़ें जब पता चली उसके अनुसार भी काफ़ी चीज़ें बनी थी। इम्पॉर्टेंट नोट है, ये देखेंगे आप, आपकी बुक में ज़रूर लिखा है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने में से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। देखिए, जब किसी चीज़ की दूरी कम हो जाती है तो क्या होगा, ज़्यादा आवागमन होगा, ज़्यादा लोग आएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि 1869 में जब स्वेज नहर खुल गया था तो 7000 किलोमीटर की दूरी और कम हो गई थी। आइए हम मैप से इस चीज़ को समझते हैं कि क्या चीज़ ये कहना चाह रहा है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूरी है, ठीक, अब ये समुद्री मार्ग से हो रहा है। अगर हम यहाँ पे विश्व का मैप जो है और आपको क्लियर चीज़ें समझ में आती, जैसे समुद्री मार्ग से सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, मान लीजिए हम कोई चीज़ यहाँ से लेके आ रहे हैं, इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं, तो लोग कम आएंगे। लेकिन अगर हम इस दूरी को हटा दें और यहीं से नहर खोल दें तो ये दूरी कम होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यात्रा करेंगे। तो वही चीज़ कुल मिला के कहने का ये है कि जब स्वेज नहर खोली गई थी, खास तौर से आपको ये सन याद रखना है कि ऐसा कब हुआ था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और आपको इस डेट को और याद रहना चाहिए कि क्या है। आप बता सकते हैं ऐसा क्या है, तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस इसी दिन हुआ था, जन्मदिन इसी दिन हुआ था। ठीक है, इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था और इसी दिन ही स्वेज नहर खोली गई थी। इसलिए दोनों को लिंक करके याद रखेंगे, दोनों ही इम्पोर्टेंट डेट है। देखिए, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ है। जैसे अभी आपने जैसे भारत का मैप देखा, आप फिर से अपने मैप को ध्यान में देंगे। एटलस की अगर आपके पास बुक होगी देखिएगा। ये कहा जा रहा है कि भारत की जो भूमि की सीमाएं हैं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हैं। अभी हमने इस तरीके से भारत को देखा था। मान लीजिए हमने इस तरह बनाया, ऊपर जब आपका ये उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और इधर पूर्व होता है और यहाँ पश्चिम। आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पर अगर हम क्रॉस कर दें तो ये स्थिति क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व। और ये अगर हम यहाँ से लाइन खींच दें, ये स्थिति क्या हो जाएगी, इधर की आपकी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर पश्चिम और दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, ये आपकी चीज़ें हो जाएंगी। वही कहा गया है कि जो भारत की भूमि की सीमाएं हैं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो यहाँ पे हम देखें तो आपका पाकिस्तान और ये ऊपर था आपका अफगानिस्तान। ठीक, और दिया हुआ है कि इसके साथ उत्तर में जो है चीन और नेपाल और भूटान थे। तो आप ऊपर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चाइना मिलता है, नेपाल मिलेगा और भूटान मिलेगा। ठीक है, और जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाएं पूर्व में है। बांग्लादेश आपका इधर पूर्व साइड था और म्यांमार जस्ट उसके बाद में ही है। तो आपका जो है बंगाल, पश्चिम बंगाल और आपका म्यांमार, ये पड़ोसी देश हैं भारत के, याद रखेंगे। और उसके बाद दक्षिण की बात करें, नीचे आएंगे तो पड़ोसी 2 द्वीप हैं। 2 द्वीप समूह के बाद जैसे आपका आपने पढ़ा था लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इस तरीके से बात करें। ठीक है, इस तरीके से मैपिंग की जाए और यहाँ पर ही आप इस तरीके से देखेंगे, ये श्रीलंका रहता है, श्रीलंका है। यहाँ पे आपकी क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के जस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, मालदीव, मालदीव। ठीक, याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा ज़रूर से। एक बार मैं बार बार मैप की सहायता से इसलिए बता रही हूँ इस चीज़ को। चतुष्कोणीय तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा। जैसे ये मैप है तो आप देखेंगे इधर आपने पढ़ा था क्या, ये आपकी थी लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के जस्ट यहाँ पे ये आपका लक्षद्वीप है, ये आपका मालदीव है यहाँ पे। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या था, इस प्रकार से ऐसे होगा, आंसू की आकार के इस तरीके से है, ये आपका श्रीलंका है।
इस पूरे पॉइंट को याद रखना है। ये कैसे याद होगा आपको, जब आप मैप कई बार देखेंगे तो इसको रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी। मालदीव लक्षद्वीप के जस्ट दक्षिण में स्थित है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अभी आपने देखा था कि कर्क रेखा, मैंने बताया था कि भारत को क्या कर रही है, ऐसे भारत है तो यहाँ पे अगर हम यहाँ भारत का मैप बनाए थे इस तरीके से, यहाँ पर भारत की स्थिति है, तो भारत को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा काटती है 23.5 अंश पे। ये अभी आपने पढ़ा था पीछे। तो ये जो यहाँ से गुजर रही है रेखा बीच में भारत के, तो जो गुजरने वाली लाइन है उस पे जो है देश आते हैं, सॉरी उसमें कई राज्य आएंगे। तो कितने राज्य हैं, तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। तो उसी राज्यों का नाम आपसे पूछा जाता है। बहुत सारे ट्रिक्स में भी आप याद कर सकते हैं। अगर ट्रिक से याद ना करना हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। पहले हम नाम देखेंगे। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पूरे स्टेट हैं जिससे क्या होती है, कर्क रेखा हमारी गुजरती है। इसको मैप में भी आप समझ सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं मैप में आपको। देखिए, अब यहाँ पे हमने देखा जैसे 8 राज्यों की बात करें हैं, तो हमने पहले यहाँ पे लाइन एक देते हैं। देखिए, आपका ये गुजरात है, यहाँ से फिर से एडिट करते हैं। देखिए, हम जो लाइन कर रहे हैं वो पूरे 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। देखिए, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका ये छत्तीसगढ़ वाला पार्ट आएगा, झारखंड, और बांग्लादेश से होते हुए त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, हम यहाँ पे नंबरिंग से मेंशन करेंगे, आप राज्यों को ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से लाइन देख लीजिए। गुजरात है, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आपका है ये त्रिपुरा और मिजोरम। लाइन आप सीधी खींचेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पहला गुजरात है। कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है आपका छत्तीसगढ़, पांचवा देखिए पिंक कलर से लिखा है झारखंड, ये ग्रीन कलर से है पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपका ये छठा राज्य हो गया। और फिर 7वें पे देखेंगे त्रिपुरा है, ये पर्पल कलर से है। फिर उसके बाद पिंक कलर से फिर आगे ये मिजोरम है। आप मैप में देखिए, अच्छे से देखिए। अगर आपको चीज़ें अच्छे से याद करनी है तो मैप को अच्छे से करना होगा। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप क्लास 6 के हों या उससे बड़े क्लास में हो, आपको मैपिंग आनी चाहिए। उससे चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं, रटना नहीं होता है। उम्मीद है जितनी चीज़ें आपको मैंने इसमें कराई हैं समझ में आ गया होगा। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में था पूरा। आप अब बुक पढ़िएगा इसी चैप्टर को, एनसीईआरटी में जाके आपको चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर होंगी। इसमें मैंने सिर्फ समरी देने की कोशिश की कि कम से कम टाइम में, ठीक है, 30 से 40 मिनट के अंदर आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएं। अब आपको दोबारा, आप इसको एक बार पढ़ने के बाद बुक पढ़िए, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपकी नेक्स्ट सीरीज़ नेक्स्ट चैप्टर की जल्दी ही आपको मिलेगी, ताकि ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो सके। आप लोग इसको रिवीजन करिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। यदि आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।